जय हिंद। आज की क्लास में हम संगम साहित्य को पढ़ेंगे। जिस प्रकार से उत्तर भारत में उत्तर वैदिक काल का समय चल रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में संगम युग चल रहा था। संगम शब्द तमिल भाषा का शब्द है जो संस्कृत के संघ से लिया गया है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे कौन है? यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हैं पोएट के, कवि। बहुत सारे कवि इकट्ठे हुए थे, उन्होंने कविताएं लिखी, वो जो संग्रह की गई उसे संगम साहित्य कहा गया। ये संगम साहित्य जो है ना, दक्षिण भारत में कहाँ से? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र था ना, तमिल प्रदेश कहा जाता है जिसे, तो उसके आसपास के इलाकों का वर्णन हमें इससे मिलता है। इसमें 3 राज्य सबसे मेन थे, चेर, चोल, पांडे। इस दौरान जब ये लिखा जा रहा था तो बहुत सारे छोटे छोटे दक्षिण भारत में राज्य थे, जिनमें से 3 तो सबसे मेन ही थे, चोल, चेर और पांडे। संगम तमिल कवियों का एक संघ था, यानी कि सम्मेलन था, और इसको संरक्षण दिया गया था पांड्यों द्वारा। पांड्य राज्य जो थे उनके द्वारा इन्हें संरक्षण प्राप्त था। इनकी संख्या 3 थी जो संगम हुए ना, तो संगम साहित्य जो लिखे गए, इनकी 3 बैठकें हुई, ऐसा समझ लीजिए। तो ये 3 बार आयोजित किए गए थे और पांड्यों की राजधानी मदुरा इनका मुख्य स्थल था। इसमें दक्षिण भारत के समस्त कवि चरण इसमें इस संघ में एकत्र हुए, उन्होंने रचनाएं की, कविताएं लिखी, उनका संग्रह किया, और यही बाद में संगम साहित्य कहलाया। इसी संगम साहित्य के समय को हम संगम युग के नाम से जानते हैं, और इससे दक्षिण भारत के बारे में हमें पता चलता है, उसकी सामाजिक दशा, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है। और इससे दक्षिण भारत का सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता है, मतलब कि सबसे पहला एविडेंस दक्षिण भारत के बारे में अगर हमें कुछ देता है ना, तो वो संगम साहित्य यही है। संगम साहित्य के टाइम पीरियड को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतभेद है इतिहासकारों में, क्योंकि संगम साहित्य जो ये तीनों संगम हुए ना, तो इन तीनों संगमों में कुल जो इनकी अवधि बताई गई है 9,990 वर्ष बताई गई है, और इस पूरे टाइम पीरियड में 8,500 से भी ज़्यादा कवियों ने इसमें भाग लिया। इसी संगम के संरक्षण में बताया गया है कि 197 पांड्य राज्यों ने इसे संरक्षण प्रदान किया था। लेकिन इसी संगम साहित्य के अंतिम की जो कविताएं हैं ना, उससे हमें पता चलता है कि मतलब उसमें जो राजा गिनवाए हैं ना उन्होंने, तो उससे हमें पता चलता है कि ये लगभग 4-5 पीढ़ियों तक चला, मतलब 100 से 150 सालों तक ही ये इतिहास लिखा गया। चेर प्रदेश जो केरला है आज का, तो चेरों के राजा शेनगुटवन और श्रीलंका के राजा गजबाहु प्रथम जो थे, तो इनके टाइम पीरियड को ना एक ही बताया गया। तो श्रीलंका के राजा गजबाहु जो हैं, उनके टाइम पीरियड से हमें देखकर ये पता चल जाता है कि चेरों का जो ये जो संगम साहित्य लिखा जा रहा था इस समय का, तो संगम साहित्य की रचना जो है वो 100 ईस्वी पूर्व से 250 ईस्वी पूर्व के बीच में हुई है। संगम साहित्य जब रचा जा रहा था तो उस समय यूनानी और रोमन व्यापारी भी तमिल प्रदेश में आते थे। उनके जो मृद भांड हैं उन पर इसी समय के राजाओं के चित्र अंकित है, या फिर हम कहें कि उनके निशान हैं मुद्राओं के। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संगम साहित्य जो है वो 100 ईस्वी में लिखा गया था। 100 ईस्वी है, ठीक है, यहाँ पे पूर्व लिखा है। ग्रीक और रोमन क्लासिकल राइटर्स जो हैं वो भी बताते हैं कि पहली और दूसरी शताब्दी तक ये लिखे गए हैं। तो आप ओवरऑल व्यू बता सकते हो कि 300 से 600 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड है जो ये लिखे गए हैं, कंपाइल किए गए हैं, प्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो तमिल ग्रंथ थे ना, इनकी स्क्रिप्ट जो थी ये शुरू में ब्रह्मी थी, लेकिन बाद में संस्कृत की तरह मैच्योर हो गई। सो दे स्टार्टेड इवॉल्विंग अ न्यू एंगुलर स्क्रिप्ट विच इज़ कॉल्ड ग्रंथ स्क्रिप्ट। ग्रंथ के नाम से जानी जाती है। जो आज के समय में तमिल लिखते हैं, जो उसकी शैली है ना लिखने की, वो आज भी ग्रंथ शैली है, यानी कि जो ग्रंथ शैली आज हम यूज़ कर रहे हैं वही संगम साहित्य के अंतिम दशकों तक, मतलब जब आधे से ज़्यादा संगम साहित्य जो है वो ग्रंथ लिपि में ही लिखा गया। शुरुआत जो इसकी थी वो ब्रह्मी से हुई थी। तो ये था संगम युग। अब संगम साहित्य क्या है तो इसको जान लेते हैं। तो देखिए, दक्षिण भारत में जब विद्वानों ने, इनके बीच में जब विचार विमर्श हुआ, इन्होंने अपनी गोष्ठियाँ लगाई। गोष्ठियाँ यानी कि सम्मेलन। तो यही सम्मेलन जो है वो संघ के नाम से जाने गए, ठीक है, संघ होते हैं। तो यही आगे संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये बैठकें राजाओं के संरक्षण में 3 हिस्सों में हुई, यानी कि 3 संगम हुए, और ये तीनों संगम काफ़ी ज़्यादा विशाल थे। और यही साहित्य दक्षिण भारत से प्राप्त सबसे प्राचीनतम साहित्य है। इसमें जो कविताएं लिखी गई हैं वो 3-3 पंक्तियों वाली भी, यानी कि 3-3 लाइन में खत्म हो जाती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो 800 तक जाती हैं। इन तीनों साहित्यों के लगभग 2000 कविताएं हमारे पास उपलब्ध हैं, और इनमें से ही हमें पता चलता है कि ये लोग प्रेम के बारे में बात करते थे, युद्ध, समाज, धर्म से संबंधित बातें करते थे इसी कविताओं में। तो दक्षिण भारत की राजनीति जो है, उसका सामाजिक जीवन हो गया, धार्मिक जीवन हो गया और आर्थिक जीवन हो गया, उसकी जानकारियाँ हमें इन्हीं 2000 से ज़्यादा जो कविताएँ हैं इनमें मिलता है। संगम साहित्य की पहली बैठक मदुरई में हुई थी, पांड्यों की राजधानी मदुरई, जिसका अध्यक्ष कौन था? अगस्त्य मुनि। और इसके बाद दूसरा जो है वो कपारपट्टम में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे थोलकापियार। और तीसरी बैठक जो है वो भी फिर से मदुरई में हुई थी, लेकिन अलग लोकेशन है, 2 मदुरई हैं। इसके बारे में इतिहास में हमें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा भूभाग था, भारत से भी बड़ा, भारत के दक्षिण में, जो पानी में डूब गया, और इसी में ये जो कपारपट्टम और शुरुआत वाला मदुरई है ना, ये डूब गया था। तो तीसरी बैठक कहाँ हुई थी? मदुरई में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे नक्कीर। तो इन तीनों संगमों को अब अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला संगम जो है वो माना जाता है कि वर्तमान समय में जो हिस्सा हिंद महासागर में डूब चुका है वहाँ पे हुआ था, वहाँ पे मदुरा में हुआ था। मदुरा और मदुरई एक ही है, ठीक है, मदुरै भी कहा जाता है इसे। तो इस संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य मुनि, अगस्त्य ऋषि के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इसमें 549 सदस्य थे
और 4,499 लेखकों ने इसमें अपनी रचनाएं संगम करवाई थी, यानी कि दर्ज करवाई थी। कविताओं से पता चलता है कि ये जो पहला संगम हुआ था इसको 89 पांड्य राज्यों का संरक्षण प्राप्त था और इस संगम की काल अवधि लगभग 4,400 साल तक चली। इसके बाद दूसरी बैठक हुई जो कपारपुरम में हुई। ये भी माना जाता है कि ये भी जहाँ पे आयोजित किया गया था स्थान, वो वर्तमान समय में पानी में डूब चुका है और अगस्त्य मुनि जो थे इसके अध्यक्ष थे। इन्हीं के साथ तोलकप्पियर भी शामिल हो गए थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अटपटी सी बात लगती है कि पहला जो थे इसके अध्यक्ष भी अगस्त्य मुनि थे। तो अगस्त्य मुनि 4,400 साल तक जी गए और उसके बाद दूसरी बैठक के लिए भी उपस्थित थे। तो इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा ना इतिहासकारों में मतभेद देखने को मिलता है। तो इसमें तोलकप्पियर के अध्यक्षता में 49 सदस्यों ने भाग लिया था और इसमें 3,700 कवियों ने अपनी कविताओं को संग्रहित करवाया था। 59 पांड्य राज्यों ने इसको संरक्षण दिया था और ये संगम 3,700 वर्षों तक चला। इसमें जो कवियों ने भाग लिया था वो भी 3,700 हैं और इसका टाइम पीरियड भी 3,700 है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या पता मैंने कविताएं बोल दी हूँ। तीसरा संगम आज का जो मदुरा है वहाँ पर हुआ था। इसका अध्यक्ष नकीरर था और इसमें 449 कवियों ने अपनी रचनाएं दी थी। 49 पांड्य राज्यों ने इसे संरक्षण प्रदान किया था और ये वाला संगम 1850 वर्षों तक चला। तो अब अभी हमने जितने भी तीनों संगमों के बारे में पढ़ा ना, इससे हमें ये पता चलता है कि अगस्त्य मुनि जो फर्स्ट में भी थे और सेकंड में भी थे, तो ऐसा नहीं है कि ये 4,400 वर्षों तक चला होगा फर्स्ट वाला और सेकंड जो है वो 3,700 वर्षों तक चला। तो इनकी अवधि अगर कम करके भी देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये 1000 वर्षों के अधीन ही लिखा गया है। इतिहासकार श्रीनिवास के अनुसार संगम साहित्य का जो काल है वो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक का, ये वाला 1000 साल है, यानी कि उत्तर वैदिक काल वाला। लेकिन दूसरी तरफ नीलकंठ शास्त्री जी कहते हैं कि ये 120 से 150 वर्षों के अधीन ही लिखा गया है। सारी घटना जो है वो 150 वर्षों के अधीन ही लिखी गई है, ये 1000 वर्ष नहीं। संगम साहित्य से हमें उस समय के दक्षिण भारत के इतिहास को जानने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है, जिसमें हम सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। तो सामाजिक जीवन को सबसे पहले हम जान लेते हैं। दक्षिण भारत का प्रारंभिक समाज आदिवासी समाज था। आदिवासी थे सभी लोग। ये लोग आपस में युद्ध करते थे और पशु चोरी भी करते थे। पशु चोरी करते थे, इट मीन्स पशुपालक थे, पशुचारक थे वहाँ पे। और साहित्यों से हमें ये भी पता चलता है कि युद्ध का जो लूटपाट का सामान होता था ना, यही ज़्यादातर लोगों के जीवन का मूल आधार होता था। इनका जो समाज था वो काफ़ी ज़्यादा अस्पष्ट था, यानी कि उत्तर भारत में हम देखते हैं 4 वर्ण हमें देखने को मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन दक्षिण भारत में एक वर्ण व्यवस्था नहीं थी, पहुंची नहीं थी अभी तक, क्योंकि यहाँ पे अभी हिंदू धर्म जो था वो इतना ज़्यादा जटिल नहीं था। लोग प्राकृतिक रूप से ही पूजा करते थे। भले वहाँ पर ये 4 वर्ण नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे वर्ग जो है वो अस्तित्व में आ चुके थे, जिनमें से ब्राह्मण, पुरोहित, कवि ये मुख्य रूप से थे। ब्राह्मण और पुरोहितों को तो राजा अंधाधुंध जमीन दान में दे देता था। इसी साहित्य से हमें ये जानकारी मिलती है। तमिल समाज में एक तरफा विवाह को कैकनी कहा जाता था और अनुचित विवाह, अनुचित प्रेम यानी कि लव मैरिज, तो लव मैरिज को पेरुंदनई कहा जाता था। इसके अलावा जो विधवाएं होती थी उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय थी, क्योंकि पति मर गया तो समझो उन्हें अपने बाल कटवाने पड़ते थे और उन्हें सुंदर आभूषण नहीं पहने दिए जाते थे, हरी सब्जियां तक नहीं खाने दी जाती, उन्हें पहले से ही मृत घोषित कर दिया जाता था। और इसके बाद नारी की स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय होती गई, क्योंकि पुरुषों की अवहेलना नहीं कर सकते। उच्च वर्ग की कुंवारी स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, किंतु निम्न वर्ग की स्त्रियों को खेतों में काम करने के लिए पुरुषों के साथ जाना पड़ता। धान रोपाई, फिर उसे काटना, सूत काटना और वस्त्र निर्माण करना, ये सारे स्त्रियों के कार्य होते थे। स्त्रियों को गीत संगीत की शिक्षा जो है वो विशेष रूप से दी जाती थी। इसमें नृत्य भी आता था। कुछ स्त्रियां कवियां भी होती थी। हमें संगम साहित्य से पता चलता है कि कुछ कवियत्री भी थीं जिन्होंने अपनी रचनाएं जो है वो संगम साहित्य में जुड़वाई थी। इसके अलावा जो उच्च वर्ग की स्त्रियां होती थी और जो पुरुष होते थे वे जल क्रीड़ा करते थे, यानी कि पानी में खेलते थे। उनका एक सम्मेलन सा होता था, आयोजन होता था, कहें कि मनोरंजन का एक साधन ही समझ लीजिए। विधवाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी और सबसे बुरी बात यह थी कि दक्षिण भारत में भी सती प्रथा पहुंच चुकी थी। भोजन के संबंध में इस समय का समाज जो है वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का था। ब्राह्मण वर्ग मांस भी खाता था। ताड़ी यानी कि शराब, सुरा जो होती थी, तो सुरापान भी करते थे। इसके अलावा सुअर, भेड़, बकरी, कुत्ता, खरगोश और अन्य जीवों का भी मांस खाया जाता था। खाने पीने में चावल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था। सबसे ज़्यादा आवश्यक चावल को ही समझा जाता था यहाँ पे, क्योंकि पानी अच्छा खासा उपलब्ध था इस पूरे प्रदेश में। और संगम युग में हमें पता चलता है कि अन्न, मांस, मछली, गोल मिर्च, कटहल, हल्दी और इन जैसी सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता था खाना बनाने के लिए। उच्च वर्ग के लोग दूध, घी, नारियल, गन्ने का रस और विदेशी मदिरा होती थी, एक जो रोम से आती थी, तो रोमन मदिरा भी पीते थे। इसके अलावा भोजन के बाद ये लोग पान सुपारी खाते थे। ये इसका काफ़ी ज़्यादा प्रचलन था। यहाँ पे एक प्रथा ही थी एक तरह से। संगम साहित्य के समय में
वस्त्र आभूषण जो होते थे वो भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल देखे जाते थे। नुपुर, कंगन, अंगूठियाँ, झांझर जो होती थी, हार जो होते हैं, उसके बाद मुकुट, पायल और कमरबंद जो होते हैं, तो कमर के आभूषण और भी होते थे, तो इन सभी का प्रचलन था। वस्त्रों में ये लोग सूती और रेशम के वस्त्र पहनते थे। मनोरंजन के साधन इनके काफ़ी ज़्यादा विख्यात थे। कविताएं पढ़ते थे, नृत्य करते थे, संगीत गाते थे, गाना गाते थे, तो ये सारे इनके मुख्य साधन थे। इसके अलावा बाल्य, सारंगी और बांसुरी जो होती थी, इनके वाद्य सामग्रियाँ होती थी और काफ़ी ज़्यादा लोग बजाना पसंद करते थे। डांस करने में भरतनाट्यम काफ़ी ज़्यादा फेमस था। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर डांस करते थे। कुश्ती, तैराकी, खेलकूद, शिकार करना, पासे खेलना या फिर मुक्केबाजी करना, ये भी इनके मनोरंजन का एक साधन था। शिक्षा के क्षेत्र में यह युग काफ़ी ज़्यादा विशेषता रखता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आकर शिक्षा ले सकता है। साहित्य, विज्ञान, ज्योतिष, गणित और व्याकरण जैसी चीज़ों पर शिक्षा दी जाती थी। कणक कादम टीचर को कहा जाता था और स्टूडेंट को पिल्ले कहा जाता था। और ये जो शिक्षाएं होती थी मंदिरों में दी जाती थी और बदले में टीचर गुरु दक्षिणा लेता था बच्चों से। इसके बाद दाह संस्कार आ जाता, तो दाह संस्कार 2 प्रकार से किया जाता था। व्यक्ति को जलाकर, मतलब मृत व्यक्ति को जलाकर और उसे दफनाकर। दफनाने के बाद ना वहाँ पे एक पत्थर रखने की भी प्रथा थी, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये लोग पिंडदान भी करते थे। तो चावल के द्वारा इन्हें पिंडदान करने की काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता थी। इसके बाद धार्मिक विश्वास आता था, तो धार्मिक विश्वास में ये लोग ज्योतिष शास्त्र पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते थे, यानी कि पहले से सब कुछ लिखा हुआ है, हमने बस ज्योतिष के हिसाब से अपनी क्रिया करनी है। इसके अलावा बिखरे बाल वाली स्त्री को अपशगुन समझा जाता था। बच्चों को ताबीज़ पहनाए जाते थे कि ताकि उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। उनके लिए यज्ञ करवाए जाते थे, पूजा पाठ करवाई जाती थी। बाकी बरगद का पेड़ सबसे ज़्यादा पवित्र समझा जाता था, उसको पूजा जाता था। कौवा छत पर आके बोल रहा है तो ये माना जाता था कि कोई आने वाला है, कोई मेहमान आने वाला है, कोई जिसकी सूचना हमें नहीं है। इसके अलावा गरीबों को सामूहिक रूप से भोजन करवाने की प्रथा प्रचलन में थी। संगम साहित्यों से ये भी ज्ञान होता है कि इस समय का समाज जो था वो काफ़ी ज़्यादा असमानता वाला था। यहाँ पे गरीब और अमीर में काफ़ी ज़्यादा असमानता थी। उनका रहन सहन बिल्कुल ही अलग था। अमीर लोग क्या होते थे, धनवान लोग गारे में पकी हुई ईंटों के मकान में रहते थे, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग झोपड़ियों में रहते थे। अमीरों के घरों में की दीवारों में देवी देवता और पशुओं के चित्र बने होते थे, रंग बिरंगे चित्र होते थे। रस्सियों से बनी चारपाइयों पर ये लोग बैठते थे और उसको नरम करने के लिए उसके ऊपर जानवर की खाल को बिछाते थे चादर की तरह। तो और आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा असमानताएं थी इस समय के समाज में। तो ये था संगम युग में दक्षिण भारत का सामाजिक जीवन। अब हम बात कर लेते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। तो आर्थिक जीवन में सबसे पहले हमारे पास है कृषि। कृषि उस समय के समाज की अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। ये लोग कृषि में गन्ना, चावल, कपास, रुई, गोल मिर्च, इन सब की खेती करते थे। राज्य में भैंसें आसानी से पाली जा सकती थी क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा वनस्पति थी उनके पास। इसके अलावा कटहल, मिर्च, हल्दी, ये सब काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। पारी नाम का एक राज्य था, वहाँ पर कटहल, फल और शहद जो था वो भरपूर मात्रा में मिलता था। चोल राज्य कावेरी नदी पर स्थित था, इसलिए सिंचाई की व्यवस्था जो थी वो नदी के किनारे से ही कर ली जाती थी। और भू राजस्व में भी सबसे ज़्यादा आय जो है वो कृषि से ही आती थी। छठा भाग जो होता था वो वसूला जाता था कृषि का। कृषि के बाद उद्योग धंधों का भी वर्णन हमें संगम साहित्य से मिलता है। यहाँ पर कपड़े बनाने का उद्योग जो था वो प्रमुख था। उरियार और मदुरई वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। वस्त्र उद्योग के अलावा यहाँ पर रस्सी बनाते थे, हाथी दांत का वस्तुएं बनाते थे, जहाज निर्माण का काम भी होता था। यहाँ पर सोने के आभूषण बनाए जाते थे, समुद्र से मोती निकाल कर उनसे मालाएं बनाई जाती थीं। उन्नत कृषि और उन्नत उद्योग व्यवस्था के कारण व्यापार भी इनका काफ़ी ज़्यादा उन्नत था। व्यापारियों को बेनीगर कहा जाता था। पुहार, शालीपुर इस समय के प्रमुख बंदरगाह थे। पेरिप्लस लिखते हैं कि गोरा, मुजिरित, तोष्टी भारत के प्रमुख बंदरगाह थे। भारत से काली मिर्च, मसाले, हाथी दांत, मोती, सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र इनका निर्यात किया जाता था और बदले में तांबा, टिन, शराब का आयात किया जाता था। दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के साथ भी व्यापार करता था। इसका जो एविडेंस है वो चेरों की राजधानी और चोलों की राजधानी के जो उत्खनन करवाए गए वहाँ से सोने के सिक्के मिले हैं, जो रोमन सिक्के हैं उनके टुकड़े मिले। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भारत व्यापार करता था रोमन साम्राज्य के साथ। साहित्य से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काफ़ी ज़्यादा उन्नत था और इसके अलावा व्यापारी अपने सामान को पशुओं, बैलगाड़ियों पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। नमक व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती थी। इसके अलावा पशु, जड़ी बूटी, मछली का तेल, ताड़ी जिसे शराब कहते हैं, गन्ना और वस्त्र, इन सभी का भी विनिमय किया जाता था। आर्थिक स्थिति का सबसे आखिरी पॉइंट है राज्य की आय। तो राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर होता था, इसे कराई कहा जाता था। इसके अलावा संपत्ति, बंदरगाह और लूट के सामान पर भी कर लगाया जाता था। सामंतों से भी कर लिया जाता था। सामंतों से और जो लूट से प्राप्त हुआ धन होता था ना, उसे दुरई कहा जाता था। कभी कभी लोगों से एक्स्ट्रा टैक्स भी लिया जाता था जिसे इराबू कहा जाता था। तो यह थी संगम युगीन आर्थिक स्थिति। अब बात कर लेते हैं संगम काल की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो राजनीतिक विशेषता में सबसे पहले है हमारे पास राजा। राजा का पद वंशानुगत होता था। राजा का सबसे बड़ा बेटा ही उसकी मृत्यु के बाद राजा बनता था। राजा अपने जीवन काल में ही युवराज की घोषणा कर देता था। युवराज को कोमहन कहा जाता था और उसके अन्य पुत्र को इलेंगो कहा जाता था। इन पुत्रों में उत्तराधिकार संबंधी युद्ध भी होते थे। राजा निरंकुश होता था, फिर भी वो अपने लिए सलाह लेने के लिए जो राज्य को अच्छे से चला सके तो उसके लिए मंत्री
परिषद भी रखे होते थे उसने। इसके अलावा साहित्य से उसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम था। कला, साहित्य और धर्म के संरक्षण के लिए राजा को ही सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती थी। राजा अपनी प्रजा को संतान की तरह देखता था। वो प्रतिदिन अपनी सभा में जनता के, प्रजा के कष्टों को निपटाने के लिए न्याय संबंधी कार्य करता रहता था। वह अपने दैनिक क्रियाकलापों में, चाहे वो राजकीय क्यों ना हो, उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्राह्मणों का सहयोग मांगता था। लोगों में धारणा थी कि जो योग्य राजा होता है वही शत्रुओं पर अंकुश लगा सकता है। इसके अलावा राजा जो होता है वो युद्ध भूमि में सर्वश्रेष्ठ सैनिक होता था और जो सेना का संचालन करता था। राजा के बाद आते हैं राजकीय पदाधिकारी, जो राजा ने अपने सहयोग या फिर परामर्श के लिए इन्हें रखा हुआ था। इसमें कौन कौन होते थे? पुरोहित होते थे, वैश्य यानी कि व्यापारी होते थे, बड़े बड़े ज्योतिषी होते थे, मंत्रीगण होते थे। राजा को परामर्श देने वाली सभा को पंचवारक कहा जाता था। इसमें गुप्तचर भी होते थे जिसे आर्टर कहा जाता था। इसके बाद न्याय व्यवस्था की बात आ जाती है तो सबसे बड़ा न्यायाधीश राजा ही होता था। इसकी सबसे बड़ी सभा जो सुप्रीम कोर्ट है उसे मंडाय कहा जाता था। सबसे छोटी जो इसकी संस्था होती थी उसे मनरम कहा जाता था। इस समय की दंड व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा कठोर और निष्पक्ष होती थी। अपराधों को रोकने के लिए शहरों में कई पहरेदार लगाए जाते थे जो लालटेन लेकर पूरे शहर में गश्त करते थे। इसके बाद आती है राज्य की सेना। तो राज्य की सेना काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती थी। इसके 4 भाग होते थे। रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना होती थी इनके पास। हथियारों के रूप में ये लोग तलवार, धनुष, तीर, कवच, भाले इन सब का प्रयोग करते थे। युद्ध जब शुरू होता था ये लोग शुरुआत में शंख बजाते थे। राजधानी को सबसे पहले इन लोगों का बचाने का कर्तव्य होता था। वीरता का सम्मान किया जाता था। जो शहीद हो जाते थे सैनिक, उनके शिलापट या फिर मूर्तियां बनाई जाती थी और उन्हें देवताओं की तरह पूजा जाता था। पराजित राजा को काफ़ी ज़्यादा अपमानित किया जाता था। या तो उसका वध कर दिया जाता था या फिर उसका अपमान करने के लिए उसकी स्त्री को पीले वस्त्र पहनाकर और घुंघरू पहनवाकर उससे नचवाया जाता था। इस युग में सेनापति को एनाडी नाम की एक विशेष उपाधि दी जाती थी। इसके बाद आता है स्थानीय प्रशासन। तो स्थानीय प्रशासन में नगर और गांव को प्रमुख इकाई समझा जाता था। इसका प्रशासन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ही चलाया जाता था। उर नाम की एक संस्था होती थी जो नगरों का प्रशासन चलाती थी। इसके अलावा गांव का प्रशासन चलाने के लिए मन्नरम, पौदइल, अम्बलय और अप्पय के निर्देशों से चलाया जाता था। संगमकालीन राजनीति की जानकारी हमें अशोक के दूसरे शिलालेख से भी मिलती है। उसमें बताया गया है कि 3 शासन जो सबसे बड़े थे, कौन कौन से? पांडे, चेल और चौर, ये आपस में एक दूसरे के पड़ोसी थे। तो इनके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, सिर्फ संगम साहित्य से ही नहीं, अशोक के शिलालेखों से भी। तो ये था संगमकालीन राजनीतिक जीवन। अब लास्ट है हमारा धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन के बारे में भी हमें संगम साहित्यों से ही पता चलता है। उत्तर भारत में आर्य संस्कृति थी, दक्षिण भारत में द्रविड़ियन संस्कृति थी और इनका परस्पर मेल जो हुआ ना, उससे एक नई संस्कृति उभर सामने आई। इसकी जानकारी हमें संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं के साहित्यों में मिलती है। सबसे पहले ब्राह्मण धर्म की बात कर लेते हैं। तो ब्राह्मण धर्म कौन सा है? आर्य संस्कृति। तो आर्य संस्कृति दक्षिण भारत में कैसे फैली, इसका श्रेय अगस्त्य ऋषि को जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि अगस्त्य ऋषि को दक्षिण भारत की भाषा नहीं आती थी, दक्षिण भारत में कोई भाषा नहीं थी, तो उन्होंने देवताओं का आवाहन किया, शिवजी जी प्रकट हुए, उन्होंने जब अपना डमरू बजाया तो 2 भाषाएं निकलकर सामने, उत्तर भारत के लिए संस्कृत और दक्षिण भारत के लिए तमिल। तो ये तो चलो मान्यता ही है सिर्फ। अगस्त्य ऋषि के अतिरिक्त कौंडिन्य को भी दक्षिण भारत में वैदिक सभ्यता प्रचार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा योग्य समझा जाता है। इसके अलावा जो दक्षिण भारत के शासक थे उन्होंने भी ब्राह्मण धर्म के प्रचार के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। समाज में ब्राह्मणों का काफ़ी ज़्यादा आदर किया जाता था, उनसे यज्ञ करवाए जाते थे और राजा जो होते थे इन्हें भूमि भी दान देते थे, धन भी काफ़ी ज़्यादा दान देते थे। धार्मिक कार्यों को करने के लिए ब्राह्मणों का अनिवार्य होना हो गया था। इसके अलावा मुरुगन या फिर मुरुक्कन दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय देवता थे। बाद में इनका नाम आगे चलकर मुरुगन या फिर सुब्रमण्य भी कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा इनके साथ एक और देवता है स्कंद कार्तिकेय। स्कंद कार्तिकेय वैसे कौन है? उत्तर भारत में तो हम स्कंद कार्तिकेय शिवजी जी के पुत्र को मानते हैं, कार्तिक बड़े पुत्र को, लेकिन कुछ साहित्यों में गणेश को भी बड़ा पुत्र कहा गया है। तो ये जो साउथ इंडिया में है ना, स्कंद कार्तिकेय को काफ़ी ज़्यादा पूजा जाता था देवता मुरुगन के साथ। तो ऐसा मान्यता है कि मुरुगन जो है वो शिवजी जी ही हैं, क्योंकि इनके हाथ में त्रिशूल है, भाला है। तो इसके द्वारा देवताओं का एकीकरण किया गया उत्तर भारत और दक्षिण भारत का। इसके अलावा शिवजी, बलराम, विष्णु, कृष्ण और अर्धनारेश्वर जैसे देवता भी यहाँ के प्रमुख देवता थे। जिस प्रकार से उत्तर भारत में हमारे कुल देवता होते हैं, वैसे दक्षिण भारत में भी कुल देवता, जिन्हें ग्राम देवता के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्हें पूजा जाता था। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मुर्गा, भेड़ और भैंसों की बलि भी दी जाती थी। इसके साथ ही लोग कर्म, पुनर्जन्म और भाग्यवाद में विश्वास रखते थे। ब्राह्मण धर्म के अलावा बौद्ध धर्म का भी दक्षिण भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रसार हुआ। अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि उसने चोल, पांडे और चेर राज्यों में अपने पुत्र और सुपुत्री को धर्म प्रचार के लिए भेजा था। और दक्षिण भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे कई सारे बौद्ध विहार और मठ हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो गया था। शितपदीकरण और मणिमेखला नामक महाकाव्यों से बौद्ध धर्म और जैन धर्म के स्थानों का भी उल्लेख हमें मिलता है। इसके बाद तीसरा धर्म था जैन धर्म। तो जैन धर्म का प्रसार के बारे में हमें मैसूर में अभिलेख मिले हैं। वहाँ से जैन साहित्य से पता चलता है कि दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य और जैन आचार्य भद्रमुनि ने जैन धर्म का प्रसार किया था। भद्रबाहु ने।
इस समय तक जैन धर्म दो हिस्सों में बंट चुका था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो दक्षिण भारत में दिगंबर जो है, दिगंबर संप्रदाय जो नग्न रहते हैं, वो ज़्यादा अधिक प्रसिद्ध हुए। अशोक का पोता संप्रति भी जैन धर्म का अनुयायी था और उसने भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रसार किया दक्षिण भारत में। लेकिन वो जिस संप्रदाय को मानता था वो थे श्वेतांबर, जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, तो उन्हें दक्षिण भारत में भेजा। इसके बाद 3री सदी से पहले जैन धर्म के दक्षिण भारत में प्रसार का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। बाद में दक्षिण भारत के कदम्ब और गंग वंश के राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। तो ये था दक्षिण भारत का संगम साहित्य और उसके द्वारा मिलने वाली जानकारियाँ, जिससे हमें पता चला कि उस समय का समाज कैसा था, राजनीति कैसी थी, धर्म कैसा था और आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।